नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस अफसरनामा की इस कड़ी में हमारे साथ एक युवा अखिल भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश काडर के अधिकारी हैं, जिनसे भविष्य के लिए हम बहुत सी उम्मीदें बेहिचक संजो सकते हैं। अगर मैं बात करूं उनके बैच की तो 2017 बैच है उनका, और एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां इसके पहले सर्विसेज में या अखिल भारतीय सेवा में या प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में जाने का कोई भी प्री हिस्ट्री नहीं मिलती है। एक व्यवसाय से जुड़े परिवार से वो आते हैं, आईआईटी में जाते हैं और वहाँ से वो तय करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय पुलिस सेवा में उनका चयन होता है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अभी 17 से लेकर 2026 तक काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। टीकमगढ़ में वो पुलिस मुखिया ज़िले के रहे हैं। वो बड़े कूल हैं, बड़े कंपोज्ड एक पर्सनैलिटी हैं, और आप उनसे मिलेंगे अभी तो आपको भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर, क्योंकि ये भी गंभीर हैं, तो एक सिमिलैरिटी गौतम गंभीर जी की पर्सनैलिटी से भी उनकी है। तो मुलाकात करिए। इस समय विदिशा के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं रोहित काशवानी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। रोहित जी, हम इसमें पीछे लौटते हैं, जैसे कोई टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट होता है। हमने सुना है कि आईआईटीज़ बड़े कंजेनाइटल हैं इस तरह की सर्विसेज में जाने के लिए। वहाँ बड़ी चर्चा होती है और काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलते हैं। इज़ इट ट्रू कि वहाँ आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिला कि आईआईटी का एक बड़ा साइजेबल चंक है जो अखिल भारतीय सेवाओं की तरफ जाता है? नहीं, निश्चित रूप से ये तो है ही। और अगर हम देखें कि वास्तविकता ये है कि 10th 11th में जब बच्चा सोचता है क्या करना है, तो ये उस टाइम ठीक है, कुछ लोगों के सपने हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत क्लियर थॉट में हो सकते हैं। बट जैसे हम जाते हैं, थोड़ा एडल्टहुड आती है, कॉलेज में जाते हैं, तो उस टाइम फिर चीज़ें पता चलती है कि क्या होता है। एक एक्सपोज़र मुझे वहाँ मिला आईआईटी में कि सारे फील्ड्स का, कि ये फील्ड हैं। एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलता है वहाँ, और कई सीनियर्स ऑलरेडी सर्विस में थे। वहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स थे जो ऑलरेडी यूपीएससी से एसोसिएटेड थे, तो वो, या फिर और कुछ सीनियर्स के जो प्रोफेसर्स के बच्चे भी थे जो वो भी सर्विस में थे, तो उनसे भी इंटरेक्शन हुआ। और जो सीनियर्स वगैरह आते थे टॉक लेने, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ। तो अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं वहाँ पे। एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है। या फिर कई ऐसे जो रिसर्च वर्क है वो भी है। तो उसमें फिर धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में आपको जो एक्सपोजर मिलता है, वहाँ धीरे धीरे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लगती है, किस चीज़ में मैं बेहतर कर सकता हूँ। वहाँ फिर आप जो आगे अपना करियर चुनने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म आप चुन पाते हैं। तो इस मामले में आईआईटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और एक्सपोजर देते हैं। आप देखें कि आज कोई भी कॉर्पोरेट बंदा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको समाज सेवा करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए उसको अलग से पैसे लगाने। हमारा तो काम ही ऐसा है जिससे आप दुआएं ले सकते हो लोगों की, तो इससे बढ़िया क्या आपके लिए कोई जॉब होगी। बिल्कुल सही है सर। मतलब आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको सैलरी मिल रही है, और वो सेवा के लिए बेसिकली। सेवा तो आदमी सेवा के लिए दूसरी तरफ पैसा खर्च कर रहा है, हम उसके लिए सैलरी पा रहे हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए या किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए। तो उस तरफ लगा कि इस तरह के करियर चुना जाए जो कि एक तो फील्ड प्लस ऑफिस, उसका एक मिक्स हो। मतलब ऐसा ना हो कि पूरा ही ऑफिस डेस्क जॉब रहे, और जिसमें आप जो है कि सर्विस भी साथ साथ कर सके। तो फिर सिविल सर्विसेज एक ऑप्शन लगा, और फिर उसके बाद तैयारी शुरू की। 1 साल दिल्ली में रहे। सर, आपका आईआईटी में ब्रांच क्या था? आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग था मेरा। आईआईटी में एडमिशन कब हुआ था आपका? आईआईटी में मैं 2010 में मैंने ज्वाइन किया था, और 2014 में। जब घर पे ये डिस्कशन हुआ कि मैं कॉरपोरेट में या भारत में बड़ी कंपनीज के साथ काम ना करके अखिल भारतीय सेवा में जाने का इच्छुक हूँ, तो घर में पिताजी का, माताजी का, बड़े भाई साहब का रिएक्शन क्या था?
नहीं, घर में ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट था। वाह। बिल्कुल, मतलब फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। उनका ये कहना था कि जो आपको ठीक लगता है, भाई तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जीनी है, जो फील्ड आपको ठीक लगता है बिल्कुल वो चुने और उसमें अच्छा करें। घर वालों को भरोसा था ये चीज़ की ठीक है। आप जब दिल्ली गए तो आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि उसके पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं। निगेटिव आपने क्या देखा? पॉजिटिव में तो अच्छा है, एक अच्छा एक्सपोजर है, क्योंकि ये हमने पहले भी कई जो सफल ऑफिसर्स जो निकले हैं, आईएएस, आईपीएस, उन्होंने भी कहा कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन निगेटिव्स क्या है वहाँ दिल्ली में? देखिए क्या है कि आज अगर हम देखें करंट में, तो पहले ये होता था कि इन्फॉर्मेशन की स्कैर्सिटी रहती थी। आज इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अब जब आप दिल्ली जाते हैं तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपके एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर आप कहीं भी जैसे नॉर्मल भोपाल में आप रहेंगे, इस कंपेरेटिव दिल्ली रहेंगे, तो पर मंथ आपके एक्सपेंसेस डबल या उससे भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार ओवर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। देखिए सीट्स एग्ज़ाम में लिमिटेड है, ठीक है। ओवर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जब आप जाते हैं, कहीं भी आप वहाँ ऐसा होता है कि आप मार्केट में रहे, कोई आपको करेगा कि ये बुक पढ़ लें, कोई ये पढ़ लें, तो कन्फ्यूज़न की स्थितियाँ भी ज़्यादा क्रिएट होती हैं। तो उस कन्फ्यूज़न से आपको एक बार अगर चीज़ें क्लियर है, आजकल जैसे कई टॉपर्स के आपने इंटरव्यू पढ़ लिए, सब कि किसी की हिस्ट्री पता है कि ये चीज़ फॉलो कर दी, रिसोर्सेज वही हैं, ठीक है, पढ़ना वही है। तो उस चीज़ को जब आप अकेले में पढ़ें, कुछ लोगों का होता है कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है कि बहुत ज़्यादा, कि उससे मोटिवेशन मिलता है। मेरा ये है कि मैं उस तरह के लोगों में से हूँ कि जो कि ठीक है, अंदर से ड्राइव आ जाएगी पढ़ने की। कोई उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपको इस चीज़ के इस इन्वायरमेंट के बीच में रहना ही पड़ेगा। कई बार वो नेगेटिव काम करता है और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। और कई बार ऐसा होता है कि शायद अगर आप वहाँ गए, किसी गलत संगत में लग गए, तो वो आपका सिलेक्शन की जगह और नेगेटिव वो भी हो सकता है सिलेक्शन ना हो, बट कई नेगेटिव चीज़ों की आप चले गए वहाँ दिल्ली में। और फिर कई ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पे हेल्थ वाइज भी जो आप अगर देखें तो आज की तारीख में जो हमारी मिडिल साइज सिटीज़ हैं या छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ का पोल्यूशन देखें बहुत कम है। तो हेल्थ के वाइज अगर आप देखें ग्रीनरी वहाँ ज़्यादा है, तो आपकी हेल्थ बेटर रहती है। ये सारी चीज़ें आपने फील की, लेकिन बहुत अच्छा आपने इसको कहा कि कुछ अधिकारियों ने हमसे ये भी कहा कि दिल्ली में एक फ़ायदा ये मिलता है कि एक लाइक माइंडेड जो एस्पिरेंट्स हैं उनका एक आपको समूह मिल जाता है और वो बातचीत में बड़ी मदद करता है। आप जब भी फ्री होते हैं तो ये आपको झालावाड़ में भी अवेलेबल हुआ? ये देखिए आज की तारीख में कम्युनिकेशन के सारे सोर्सेज जैसा कि मैं आईआईटी में रहा तो साथ में कई फ्रेंड्स तैयारी करते थे, तो आप फ़ोन पे बात बहुत आराम से कर सकते हैं। तो वो, और जो कि एज ए ग्रुप आपको देखना है तो वीडियो चैट की, ग्रुप चैट की फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास। तो वो जो डिसएडवांटेज जो पहले रहती थी वो नहीं है अब। और दूसरी बात कि हाँ, एक ज़रूरत पड़ती है कि फ्रंट में फेस करने की एज ए ग्रुप, वो इंटरव्यू स्टेज पे। तो वो निश्चित रूप से इंटरव्यू के स्टेज पे तैयारी करने के लिए दिल्ली में जाना या किसी और बड़े सिटी में जहाँ पे आपके मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर आप एज ए ग्रुप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, वहाँ वो बेनिफिशियल रहता है। ये सारी चीज़ें। एक और जो सवाल बार बार मन में आता है कि असफलता या पहली बार में सफलता ना मिलना, कई बार तो लास्ट अटेम्प्ट तक कहानी जाती है। आपका जब पहला अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पहुँचे थे? इंटरव्यू दिया था पहले। इंटरव्यू दिया था, तो ये तो और आपको निराशा हुई होगी। उस समय आपने अपने को कैसे संभाला? क्योंकि आप अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट हैं, ऐसा लगता है मुझे, और अंदर से बहुत मजबूत हैं। और वो अंदर की जो आपकी ताकत है वो अपनी फैमिली वैल्यूज से, अपने बिलीव से आस्तिक हैं आप, ईश्वर पर आपका विश्वास है? नहीं, निश्चित रूप से है। तो ये एक और बड़ा कारण है। तो पहला जो अटेम्प्ट था जिसमें इतने नज़दीक पहुंचकर आप सफलता तक
सो कॉल्ड सफलता तक नहीं पहुंच पाए, उस समय आपकी क्या फीलिंग थी और आपने अपने को क्या समझाया? देखिए, एक तो ये था कि जैसे ही इंटरव्यू हुआ, महीने 2 महीने में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि ये पूरी सर्किल जो रहता है एग्ज़ाम का ऐसा रहता है कि पूरे साल भर चलता है, और आपका जिस दिन इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया हो सकता है उससे कुछ दिनों बाद आपका एग्ज़ाम हो, तो इतना टाइम नहीं मिलता। दूसरा ये था कि इस चीज़ के लिए मैं मेंटली पहले से ही प्रिपेयर था कि फेलियर भी हो सकता है सिलेक्शन ना भी हो सकता है हो जाए, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कभी मैं एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गया। जैसे मैं पुलिस सर्विस में आया, तो मैं पहले से कभी नहीं सोच के आया था कि पुलिस सर्विस ही मुझे मिलेगी। इतना मुझे पता था कि यूपीएससी में बाकी सर्विसेज से कोई भी मिल सकती है कभी, और फैमिली में कोई नहीं था पहले, तो वो जो कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेक्टेशन का भार जो बहुत ज़्यादा होता है वो मेरे ऊपर नहीं था, और परिवार का सपोर्ट हमेशा रहा। तो उन सब चीज़ों से जो थोड़ी बहुत निराशा हुई भी निश्चित रूप से, तो पर उससे ये सारे जो सपोर्टिंग फैक्टर्स थे उसकी वजह से वो निराशा को ओवरकम कर पाया और सेकंड अटेम्प्ट में बेटर परफॉर्म कर पाया। जो आपका पहला अटेम्प्ट था उसमें क्या राइटिंग में आपको थोड़ा सा लगा कि कमज़ोरी हुई? क्योंकि राइटिंग अच्छी रखें तो इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नहीं, निश्चित रूप से मेरी ऐसे राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। और ऑप्शनल जो मेरा था, जैसे कि इंजीनियरिंग से आके मैंने सोशियोलॉजी लिया था, तो उस पर भी ऑप्शनल पर भी उतनी कमांड नहीं थी। तो फिर नेक्स्ट जो अटेम्प्ट दिया तो उन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस भी किया, दोनों चीज़ों पर। और जो इंटरव्यू था फर्स्ट अटेम्प्ट में, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा नहीं था, तो कुछ मैंने उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट जब दिया तो कई लोगों से मैं मिला, और भी ज़्यादा लोगों से। फिर एक चीज़ जो समझ में आई कि आपके पास मौका है कि इंटरव्यू की, आप कई लोग कहते हैं यार इंटरव्यू तो पर्सनालिटी बेस्ड है, वो तो आप बहुत ज़्यादा उसकी तैयारी नहीं भी करके जाए तो नहीं होगा। मुझे कुछ मेरे प्रोफेसर थे जो उन्होंने ये सिखाया कि इंटरव्यू की तैयारी सब जो है आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती है। मतलब आप मानेंगे नहीं कि ये मैंने 2-3 रजिस्टर इंटरव्यू के क्वेश्चंस के कि क्या हो सकते हैं क्या नहीं है, ये पूरे बनाए। मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट की लेके मेरे फैमिली बैकग्राउंड, जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ से क्या है, मेरे पूर्वज कहाँ थे, फिर नाम मेरा कैसे पड़ा, कब डेट ऑफ बर्थ है तो वो कैसे, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये तो हो गया आपका बैकग्राउंड, ठीक है। आपकी हॉबीज़ हो गई, इसके अलावा उन हॉबीज़ पे आपकी कमांड। मतलब हॉबीज़ ऐसी चीज़ है कि आप फेक बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। कई लोग बहुत जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो फेक भी कर देते हैं, नो डाउट। मतलब जो मेरा नेचर रहा, मैं फेक कभी नहीं कर पाया। तो हॉबीज़ भी फिर ऐसी ली जो थी कि जिन पे इंटरेस्ट, जेन्युइनली मज़ा आता था वही रखी। और उसके बाद इन सब चीज़ों को जब आपको तैयार करना है ना, तो इट इज़ नॉट लाइक कि प्लेन वनीला आप तैयार कर देंगे, ठीक है। आपको उसके मिक्स आपको ये करना पड़ेगा कि जो भी आप चीज़ बोल रहे हैं या जो भी आप सीख रहे हैं, आपने किसी को आपके इंटरव्यू में बोला है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपसे पूछी गई कि ये चीज़ आपने कैसे सीखी है, ये फिर कैसे किया, इसके बारे में, तो आपकी लाइफ से कोई ना कोई इंस्टेंस वहाँ पर होना चाहिए कि वास्तविक में जेन्युइनली आपने सीखा या नहीं सीखा। तो ये इन सब ने आपका कितनी मदद की? इन सब में मेरी ये मदद की कि मेरे कम से कम आप मानिए कि 30-40 मार्क्स तो इंटरव्यू में बढ़े। मतलब लगभग एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लगभग एटलीस्ट 30 मार्क्स, तो वो काफ़ी मैटर किया। मेरा तो हम्बल सजेशन है कि आप वो 3-4 रजिस्टर से एक किताब निकाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत मददगार होगी। क्योंकि जिस तरह से आपने ये रिसर्च किया और एज्यूम किया कि ये सवाल आ सकते हैं, तो आपने उसकी बहुत थारो स्टडी करके और सारी तैयारी की, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। यह आपकी सोच और आपकी अंदर की ताकत को बताता है। निश्चित रूप से ये हुआ कि इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल थे भी, और जो इंस्टेंसेस जो थे मेरी लाइफ से, उसमें एक ऐसा इंस्टेंस था मैं शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। कि मेरा इंटरव्यू बहुत ग्रिलिंग की गई थी। कुछ होता है, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन होते हैं जी, नो इश्यूज, उसमें कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया सारी ग्रिलिंग के बाद
कि गिव मी एन इंस्टेंस फ्रॉम योर लाइफ वेयर यू हैव कन्वर्टेड थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। ओह, तो मेरी हॉबी थी ट्रैकिंग, ठीक है। तो मैं, हमारे कॉलेज में एक ग्रुप था हिमालयन एक्सप्लोरर्स क्लब, उसका सेक्रेटरी में रहा था। एक ट्रैक पे हम गए थे गंगोत्री, और गंगोत्री के ऊपर गंगोत्री है ग्लेशियर गोमुख, गोमुख के ऊपर तपोवन है। वहाँ से गोमुख के ऊपर जब जाना है तो ग्लेशियर के ऊपर जाना पड़ता है। अब जो कॉलेज में ट्रैकिंग पे जाते थे जो हमारे ग्रुप से, तो प्रोफेशनल ट्रैकर्स नहीं होते थे, तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स बहुत सारे नहीं होते थे, ठीक है। अब वहाँ ट्रैकिंग करनी है तो वहाँ से कैसे जाएंगे। अब जो ग्लेशियर के ऊपर जाना है, दिक्कत क्या होती है कि ग्लेशियर के बीच में कई बार क्रेविसेस होते हैं, दरारें होती है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपका पाँव फिसल गया, आप गए। अब हमको अगर ट्रैक करनी थी, गोमुख से तपोवन जाना था, तो थ्रेट टू लाइफ, ठीक है। बाप रे। अपॉर्चुनिटी वॉज टू प्रेजेंट माई लीडरशिप और टू प्रमोट कामराडरी। अब कैसे, आगे आगे हम गए, ठीक है। और हम गए, जैसे जो प्रोफेशनल ट्रैकर्स होते हैं वो कुछ लेके जाते हैं इक्विपमेंट, वो गाड़ के जाते हैं। हमारे पास वो तो थे नहीं, हमने एक ह्यूमन चेन बनाई, ठीक है। अगर कोई गलती से फिसला भी तो उसको खींच पाएंगे। और फिर ये हुआ कि इसी कामराडरी से सब ऊपर पहुंच गए, तो अपॉर्चुनिटी वो सक्सेस में बदल गई कि एक लीडरशिप भी शौकत हुई और एक बोन होमी से पूरी टीम पहुंच गई। तो आपसे इंटरव्यू में आपने इसको बताया? ये लास्ट क्वेश्चन था। तो वहाँ उसके बाद लगा कि यार ये क्वेश्चन आ गया, बाकी इंटरव्यू बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कहूँगा, बट मुझे लगा कि इसमें ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे इस बार। तो वो चीज़ जो है पीछे जो थी प्रिपरेशन की, कि इंस्टेंस तैयार करना अपनी लाइफ से, जो रियल लाइफ इंस्टेंसेस, वो काम उस आया। ह्यूमन चेन में सबसे आगे आप थे। हाँ, देखिए, यही चीज़ इंटरव्यू बोर्ड को सबसे अच्छी लगी, क्योंकि आप जिस सेवा में चयनित होकर आज एक महत्वपूर्ण ज़िले के कप्तान हैं, वहाँ भी यही चीज़ है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या आप आगे खड़े रहेंगे और अपनी टीम को ये भरोसा दिलाएंगे कि मैं आगे रहूँगा, और कोई भी अगर ऐसी चैलेंज आता है तो पहले ये मैं फेस करूँगा। चयन के बाद जाहिर है ये भी सुझाव मिले होंगे रिश्तेदारों की तरफ से कि रोहित जी थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, कम बोलते हैं, तो यहाँ तो एक बड़ा परसेप्शन हमने बना ही रखा है कई सारी चीज़ों को लेकर कि आप अगर एक्टर हैं तो बड़े बाइसेप्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। आपको क्या कुछ ऐसे सुझाव मिले कि भैया आप देख लेना, वहाँ तो बड़ा ड्रैडेड लोग आएंगे, कोई पिटाई भी करनी होगी, उनसे जानकारी भी निकलवानी, या ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए, कई लोगों ने बोला कि यार आपकी तो कटकाठी भी पुलिस के जैसी नहीं है, और आप बोलते भी कम हैं ना, आपको किसी से आप शब्द ज़्यादा कोई ऐसे बोलते हैं, आपका बोलते भी सॉफ्ट हैं, तो कैसे आप पुलिस में टिक पाएंगे। कई लोगों ने ऐसे बोला। हाँ, तो बट एक जो हम देखें कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो हम अगर अपने कंट्री का ही डेवलपमेंट देखें और पैरेलली पुलिस का डेवलपमेंट देखें, तो पुलिस एज ए फोर्स से, पुलिस एज ए सर्विस की ओर मूव किया है, ठीक है। एज ए लीडर आज आपको ये चाहिए कि आप जो है सपोर्ट कर सकें, आप प्रोफेशनली साउंड हो, और हर चीज़ में वो नहीं चाहिए कि आपको गाली गलौज या उस तरह का जो सब कल्चर है, वो धीरे धीरे भी काफ़ी चेंज हुआ। आपको चाहिए कि ज़्यादा आप लोगों के लिए सेंसिटिव रहें। सेंसिटिविटी बहुत मायने रखती है, आप एम्पैथेटिक हैं या नहीं है, किसी कोई आपके पास आया है आपकी समस्या को लेके, अपनी समस्या, तो उसमें आप उसकी मदद कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वेदर यू बकल डाउन अंडर प्रेशर और नोट, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है रादर देन कि केवल आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ। बिल्कुल ठीक है, एक टीम में सभी तरह के लोग चाहिए होते हैं, बट एज ए लीडर जो है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल ठीक बात। लाइफ में हर जगह मेंटल स्ट्रेंथ ही मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं सर जीवन में हम, तो एक मौका वो भी आता है, अवसर आता है जीवन का, जब जीवन साथी के साथ हाथ बढ़ाकर हम एक गृहस्थ आश्रम की तरफ चलते हैं और एक मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। आपकी जो जीवन संगिनी है वो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, और तो ये कहानी मध्य प्रदेश में ही डेवलप हुई, और ये लव मैरिज रही या अरेंज मैरिज रही या दोनों का मिक्स रूप रही? ये
कहूँगा कि लव मैरिज थी जिसको हमने अरेंज में कन्वर्ट किया आपने जी। तो हुआ ऐसा कि मुझे ट्रेनिंग के दौरान उज्जैन डिस्ट्रिक्ट मिला था जी। और उनकी भी पहली जॉब जो थी उज्जैन में थी, उज्जैन। वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में थे जी। वहाँ से मुलाकात हुई पहली बार, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो चर्चाएं हुई। फिर उस टाइम उनकी भी क्या वेटिंग चल रही थी डिप्टी कलेक्टर की, वो भी बाद में फिर क्लियर हुई। फिर घर पे बात की, फिर उसके बाद भी कई इश्यूज़ आए ऐसे, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई और उसके बाद फिर 2020 में हमारी मैरिज हुई। और अच्छा है कि वो भी प्रशासनिक सेवा में है, तो एक फ़ायदा ये है कि वो भी एक जो मेरे जो मजबूरियां हैं उनको समझती हैं, या वो कि ये दिक्कतें रहती हैं, वो खुद सेवा में हैं तो उनको पता है कि हाँ कई बार टाइमिंग का इशू रहता है, कई बार और भी प्रेशर्स रहते हैं, कई बार ये होता है कि लेट नाइट भी हो जाती है, तो सारी चीज़ें रहती है। बट वो है कि जब खुद हमने एक दूसरे को चुना तो वो एक फ्रीक्वेंसी मैच हुई, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो वो अच्छी है, उससे निश्चित तौर ये कि अच्छा और जीवन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो अधिक बोलती होंगी और ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होंगी, क्योंकि मैरिजेज आर मेड इन हेवन ये तो कहा ही जाता है, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। नहीं, वो भी ठीक है, मतलब मुझसे थोड़ा ज़्यादा बोलती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा नहीं है कि extrovert। बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं या हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। नई जनरेशन से आप क्या कहेंगे सर, दाम्पत्य जीवन की ये जो गाड़ी है ये बहुत बेहतर तरीके से चले, क्योंकि आजकल वर्किंग कपल ही साथ चलते हैं और कई बार बड़ी टफ सिचुएशंस होती है, मल्टीनेशनल्स में होते हैं आप, अलग अलग शिफ्ट होती हैं, या अखिल भारतीय सेवा की बात करें या तमाम तरह की बात की, बड़ा कठिन होता है कि दोनों किस तरह से, तो आप इसमें कैसे तालमेल बिठाते हैं और क्या कहेंगे नई जनरेशन नहीं से? देखिए, अगर हम आज से 20 साल पहले ही जाएं या 25 साल, तो एक जो था कि मेल डोमिनेशन था काफ़ी सोसाइटी में, वो धीरे धीरे अवेयरनेस आई है, कम हुआ है और सोशल चेंज हुआ है। तो हमारे जो लॉज हैं, हमारी फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी का हैं और बाकी जितने भी टूल्स हैं, उन्होंने जो चेंज किया है सोसाइटी में, तो एक तो है कि आपके जो फीमेल्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ी है, एजुकेशन लेवल भी बढ़ा है, सारी चीज़ें बढ़ी है, तो इक्वलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, रिलेटिवली मोर इक्वलिटी आई है। और ऐसे में रिलेशन में, जैसा कि मैं पुलिस में मैं कई बार देखता हूँ, तो जब आप जब एक शादी के बंधन में जब बनते हैं, तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं आईएएस हूँ या मैं आईपीएस हूँ या मैं इस कॉरपोरेट का सीईओ हूँ। वहाँ आपको एज ए पर्सन है, आप दोनों इंडिविजुअल हैं, ठीक है। वहाँ आप ये सोचेंगे कि ये मेरा ईगो है, भाई मैं तो बॉस हूँ, तो ये सब नहीं होता, ये सब नहीं, ठीक है। वहाँ आपको अपना ईगो साइड रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपना ईगो रखेंगे तो चाहे आप कन्वर्सेशन में या किसी चीज़ में आप जीते भी, तो भी आप रिश्तों में हार जाएंगे। हाँ, तो आपको क्या बात, अगर वो एक गाड़ी की तरह है, तो हमेशा आपकी साइड ही टर्न नहीं होगा, कभी इधर भी जाना पड़ेगा, कभी इधर भी। वो बीच का रास्ता होता है, और जहाँ आप हारे भी वहाँ हार कर भी आप जीतेंगे, तो तभी गाड़ी है। बहुत सुंदर बात कही आपने, बड़ी दार्शनिक बात कही, बड़ी गहरी बात की कि जीत के भी हार जाते हो आप और हार कर भी जीत जाते हो, तो क्या, जब अपनों के बीच की बात हो तो क्या हार और क्या जीत। कई बार हम मध्यम मार्ग अपना लें, हम हार जाएं, कई बार वो हार जाएं, क्योंकि दोनों की हार में भी दोनों की जीत है, नहीं तो रिश्ता ही हार गए अगर हम, तो फिर कहाँ गए। कितनी आखिरी सवाल कर रहा हूँ सर, आपकी उस बात पर मेरा मन अटका हुआ है तब से, जब आपने कहा था कि हम एक ऐसी सेवा में हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट इनफ, कि जहाँ हमें एक अच्छी सेवा तो मिली ही है, नौकरी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वो सेवा का माध्यम है। कितना सेटिस्फैक्शन रोहित जी के मन में रहता है जब वो रात को सोने जाते हैं कि कितने पीड़ित निर्दोष लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके लिए वो कुछ कर पाते हैं। नहीं देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आपके पास जो आ रहा है कोई भी, देखिए पुलिस ऐसी सर्विस है जहाँ
कोई भी आना नहीं चाहता है पुलिस के बाद, जी, हर व्यक्ति आता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे एक्सट्रीम हैं। मजबूरी में। हाँ, ठीक है। मजबूरी में, हाँ। और दूसरा है कि एक तो मजबूरी में आता है और दूसरा आदमी व्यक्ति ये मानता है कि सारी समस्याओं का समाधान पुलिस कर पुलिस सकती है। कर सकती है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ये है। भी है, हाँ। कोई भी डिपार्टमेंट हो, हाँ, कुछ हाँ, भी हो, बिल्कुल, सारी बिल्कुल। चीज़ें, ठीक है, वो पुलिस कर सकती है। उधारी के पैसे भी दिलवा हाँ, देगी, उधार- कब्जा भी हटा हाँ, देगी। ये भी हटा देगी, जबकि हाँ। ये पुलिस से नहीं, रिलेटेड ये नहीं सब है। नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। और उस समस्या में जब व्यक्ति आता है और जेन्युइनली आपको उसकी मदद हो गई, तो और जो उसके मन में ग्रेटिट्यूड का वो भाव होता है ना, वही सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन वो है कि अगर आपने एक दिन में किसी की, एक व्यक्ति की भी मदद कर दी, तो मैं मानता हूँ कि आपका जीवन उस सफल है, आज का दिन सफल है। आज का दिन हाँ, सफल। जरूरी नहीं है कि आप 10 लोगों की मदद कर पाओ, 10 आया, हो सकता है आप एक की मदद कर पाओ, बाकी 9 की नहीं कर पाओ, उनका जेन्युइन नहीं हो, पर जो भी है वो आए, आपने उनकी बात सुनी, कोशिश की मदद करने की, और किसी की भी आप मदद कर पाए, उस मदद में आपका तो पर्सनल कुछ नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं। हाँ, आपको तो आपकी सैलरी मिल ही रही है, ऐसा तो नहीं है, सब चीज़ें हैं आपके, और आप उसकी मदद कर देंगे तो आपका कभी कुछ कम तो हो नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। हाँ। तो उस दौरान आपने उसकी मदद कर दी और उसके मन में एक आप अच्छे भाव से वो गया कि हाँ चलो मेरी मदद हो गई, तो वो चीज़ जो है हमेशा एक पॉजिटिविटी भी लाती है। और ये है कि कई बार जीवन में आपसे गलतियां भी हो जाती है, तो आपने जितने लोगों की मदद की है ना, वो चीज़ आपको हमेशा बचाती है। बहुत धन्यवाद करूँगा आपका रोहित जी, एक बहुत शानदार बातचीत के लिए। और आपसे बातचीत करना एक बड़ा अलग अनुभव रहा। एक शांत, संयमित, किसी योगी की तरह अपने आप में फोकस व्यक्तित्व आप हम सबको लगे। बहुत शुभकामनाएं, बड़ा लंबा करियर है अभी आपका, आपके लिए, आपके परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और ऑफिसर के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।